हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ मास के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी बॉडी में से एक पर्टिकुलर पोर्शन निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं। ठीक, तो पहले ज़रा एक बार रिवाइज कर लें कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था। मान लो हमारे पास एक 2 पार्टिकल सिस्टम है। एक पार्टिकल का मास है m1, उसका x कोऑर्डिनेट है x1। दूसरे पार्टिकल का मास है m2, उसका x कोऑर्डिनेट है x2। तो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का आपको डिटेल में समझाया जा चुका है कि x कोऑर्डिनेट होता है m1 x1 बाय m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला एक्सटेंड करके आप 3 पार्टिकल्स पे लगा सकते हो, 4 पे लगा सकते हो, 10 पे लगा सकते हो, 50 पे लगा सकते हो। ठीक है, 3 पार्टिकल के लिए हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। 4 पार्टिकल के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से। ठीक, सो ये हमारा फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी बच्चों किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को याद रखने का एक और तरीका, या फिर इसकी एक और फॉर्म है, मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आपकी जो बॉडी है वो 2 डायमेंशनल बॉडी है और बॉडी में जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, कि मास जो उसमें यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये एक बॉडी है। ठीक, ये एक बॉडी है, स्क्वायर शेप का हमारे पास ये शीट है। ठीक, और इसका जो एरियल मास डेंसिटी है यानी मास पर यूनिट एरिया वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, मास पर यूनिट एरिया। ठीक, कि हर जगह एक यूनिट एरिया का जो मास है वो बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको बीच में से काट दो 2 हिस्सों में तो इन दोनों का मास बराबर होगा, 4 हिस्सों में काट दो तो इन चारों का मास जो है वो बराबर होगा। ठीक, ऐसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर उसका मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है तो ऐसा बोला जा सकता है कि अगर ज्यादा एरिया लोगे तो ज्यादा मास आएगा, है ना। अगर मैंने ये एरिया लिया, मान लो इस पूरे का एरिया है a, तो इतने हिस्से का एरिया कितना होगा a/4। और अगर इसका एरिया a/4 है तो इसका मास भी a/4 होगा, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया अगर कांस्टेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि किसी भी पार्टिकल का मास जो है वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल है। और मैं बोल सकता हूं कि m जो है वो k इंटू a है। और ये k क्या है? ये k ही तो सिग्मा है ना। किसी भी अगर हम बोलें कि मास, इसका टोटल मास m ले लो, इसका टोटल मास m ले लो और टोटल एरिया a ले लो, तो ये सिग्मा जो होगा वो m/a होगा। अब इतने पार्ट का जो मास है वो एरिया है वो a/4 है, तो इतने पार्ट का मास m डैश क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू इतने पार्ट का एरिया। a से a कट गया, देखो m/4, है ना। और ये मास पर यूनिट एरिया क्या था? ये था सिग्मा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि किसी भी पार्ट का जो मास है वो है सिग्मा इंटू उस पार्ट का एरिया। किसी भी पार्ट का मास है सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इंटू उतने पार्ट का एरिया। समझ में आई बात? अच्छा, तो अगर हम एक ऐसी बॉडी के लिए बात करें जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो x है m1 क्या होगा? मान लो उतने पार्ट m1 एक हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है जिसका एक हिस्सा जो है उसका मास है m1, एक हिस्से का मास है m2, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि m1 जो होगा वो सिग्मा a1 होगा। जितने पार्ट का मास m1 है मान लो उसका एरिया है a1। और ये बोल सकते हैं कि अब और x1 भी लिख लो, प्लस m2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा a2 इंटू x2 अपॉन m1 की जगह सिग्मा a1 प्लस m2 की जगह सिग्मा a2। तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर नीचे सिग्मा कैंसिल होके a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2।
वही फॉर्मूला जो मास की टर्म्स में था उसको एरिया की टर्म्स में लिखा जा सकता है अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात हो रही है। कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने अभी कंटिन्यूअस बॉडीज का मास, सेंटर ऑफ मास निकालने का भी वीडियो में बना चुका हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस बॉडीज को भी हम लोग ये मान लें कि वो बहुत सारी बॉडीज में उसको ब्रेक करके हम मान लें कि ये एक हिस्सा ले लिया अलग पार्टिकल, दूसरा हिस्सा अलग पार्टिकल, तीसरा हिस्सा अलग पार्टिकल, और उन सब का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया इस फॉर्मूले से। तो अगर वो कंटिन्यूअस बॉडी आपकी, उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मास की जगह ये एरिया का फॉर्मूला भी लग सकता है, और ये एरिया वाला फॉर्मूला हमारे काफी काम आएगा। समझ में आई बात? तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप यहां y लिख लेना। तो अब देखो ट्रिक क्या है बच्चों, अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है एक ऐसी बॉडी का जिसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया गया है, मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस है r, मान लो ये इसका रेडियस है r, ठीक है, और इस सर्कुलर डिस्क में से इतना हिस्सा काट के निकाल लिया गया, ये हिस्सा कितना है, इस हिस्से का रेडियस है r/2, ये इसमें से निकाल लिया गया, ठीक है। तो बचा कितना, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, ठीक, समझ में आई बात? ये पार्ट बच गया, उतना हिस्सा हमने इसमें से काट के निकाल लिया, ठीक, क्लियर। अच्छा, सो अब बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है इस केस में, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है a1x1, प्लस की जगह माइनस का साइन लगाएंगे, a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, ऊपर नीचे दोनों जगह पर हम लोग साइन लगाएंगे, प्लस की जगह माइनस का। और एक बात और ध्यान दें कि ये तो हमने बात करी 2 डायमेंशनल बॉडीज की, अगर 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं, जैसे इसमें हम लोग लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडीज में वॉल्यूम मास डेंसिटी लेंगे विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जिस पार्ट का वॉल्यूम ज्यादा उस पार्ट का मास ज्यादा। तो 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए भी ये फॉर्मूला एज इट इज लग सकता है, x इक्वल टू v1x1 प्लस v2x2 अपॉन v1 प्लस v2। पर ये उन बॉडीज के लिए है जिनमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है ही आपके पास, ठीक है। तो अगर आप एक पोर्शन उसमें से निकाल लें और वो 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ये होगा और वाई भी यही होगा, एक्स की जगह वाई लगा दे, माइनस का साइन आएगा, बस प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा। 3 डायमेंशनल बॉडीज में से अगर एक पार्ट निकाल लिया तो फॉर्मूला होगा v1x1 माइनस v2x2 अपॉन v1 माइनस v2, ठीक है। अब सवाल है कि a1 a2 क्या है या v1 v2 क्या है, तो बच्चों ये याद रखना है आपने, a1 इज द एरिया ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, a1 is the area of complete object and a2 is the area of portion which is taken out, portion which is taken out। और वॉल्यूम के लिए भी यही ट्रू है, a1 एरिया है पूरे वाले का और a2 एरिया है जितना पार्ट हमने यहां से बाहर निकाला। समझ में आई बात? देखो अब जैसे इसमें से ये पार्ट मैंने निकाल लिया तो इसका कितना बचेगा, सेंटर ऑफ मास xcm इज पूरे का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस है r, और x1 पूरे का सेंटर ऑफ मास। अब मैं मान लूं अगर इसमें से मैंने नहीं निकाला था, ये वाला पोर्शन अगर नहीं निकाला था और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे का जब नहीं निकाला था तब पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ओरिजिन पे, है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 बड़े वाले के सेंटर ऑफ मास का, माइनस जो a2 किसका एरिया जो निकाला है पार्ट, कौन सा पार्ट निकाला है ये, तो इसका एरिया होगा पाई r/2 होल स्क्वायर इनटू इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां पे,
ये आप सिमेट्रिक मानो, ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा बन गया, नीचे कम है, आप सिमेट्रिक मानो कि ये नीचे ऊपर बराबर है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये इसका रेडियस है ना, ये इसका डायमीटर है पूरा r, तो ये है r/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा r/2 अपॉन a1 माइनस a2। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, XCM क्या आएगा, ये तो ज़ीरो हो गया पूरा, ये आएगा माइनस पाई r²/4 इंटू r/2 अपॉन पाई r² माइनस पाई r²/4। सो दिस इज माइनस पाई r³ अपॉन पाई r² माइनस पाई r²/4 इज 3/4 पाई r²। एक पाई से पाई कटा, एक 2r से 2r कटेंगे, तो माइनस r/8 यहाँ बचेगा इंटू 4/3a। सो इट इज माइनस r/6। ठीक, तो माइनस r/6 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास इसका हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ऑब्वियस है वो होगा भी, बिकॉज ज्यादा पार्ट तो मास का अब उस तरफ बचा है ना, इधर वाले से तो हमने निकाल लिया। तो मास कहाँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जहां मास ज्यादा है ना। समझ में आई बात। अब इसका हम लोग y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालें, y कोऑर्डिनेट इज a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। सो y कोऑर्डिनेट इज a1 पाई r² इंटू पूरे वाले का ना, y कोऑर्डिनेट क्या था, वो तो ओरिजिन पे ही था उसका सेंटर ऑफ मास, तो x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, माइनस पाई r/2 का स्क्वायर। इसका y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, 0। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, न्यूमिरेटर ही 0 हो गया, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो y कोऑर्डिनेट इज 0। तो सेंटर ऑफ मास आपका आ गया माइनस r/6 कॉमा 0 पे। समझ में आई बात। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल बॉडी से अगर निकाला जाएगा तो v1 आप वॉल्यूम लोगे पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट का, और v2 वॉल्यूम लोगे जितना पार्ट निकाला है उसका। आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको डिस्क की बजाय एक स्फीयर मान के, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें से एक पार्ट निकाल लिया जाता है और बाकी बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे मिलूंगा सेंटर ऑफ मास के ही अगले वीडियो लेक्चर में। अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ हमारा बाकी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।